चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट थ्योरम को स्टडी करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बताना चाहता हूँ। इन कंसेप्ट्स को सीखे बगैर इस चैप्टर का कोई भी थ्योरम प्रिपेयर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्ट कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसको लेक्चर नंबर 1 में इन डिटेल डिस्कस किया गया है। आपको चाहिए कि आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें। हाउएवर यहाँ पे मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट करें, हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है सी डी। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि इस लाइन सेगमेंट सी डी का प्रोजेक्शन किसी दूसरी लाइन ए बी के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो लाइन सेगमेंट सी डी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए इसके ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं सी और डी, इन दोनों से एक एक परपेंडिकुलर हम ए बी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर्स हमें ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम ई कह देते हैं, सेकंड पॉइंट को हम एफ कह देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ई और एफ के दरमियान में ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा ई से लेके एफ तक का, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट सी डी। ये उसका साया, शैडो या रिफ्लेक्शन होगा और मैथमेटिकली इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट केस है जो इस थ्योरम में यूज होगा फर्स्ट थ्योरम में, कि अगर हमें जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसकी पोजीशन ऐसी हो। ये पोजीशन, इसमें क्या खास बात है इसका देखें। फर्स्ट जो एंड पॉइंट सी है वो ए बी के अंदर आके मर्ज हो चुका है, उसके साथ ओवरलैप कर चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा सी डी के सिर्फ एक एंड पॉइंट डी से नीचे की जाने परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो आपको एक एंड पॉइंट जो है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो यहाँ पे एफ की शक्ल में मिल जाएगा। अब जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में हम सी को मान लेते हैं एज अ सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब इन दोनों के दरमियान ये जो ई एफ का पोर्शन होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट सी डी। नेक्स्ट कंसेप्ट जो इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको आना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से लेस हो, ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 91 डिग्री, 120 डिग्रीज, 179 डिग्रीज एंड सो ऑन। और वो ट्राइंगल कि जिसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी एक एंगल 90 से ग्रेटर हो, ऐसी ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। अब ये जो एंगल है, नो डाउट कि यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 90, 91, 120 कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिसको देख के हम ये बात डिसाइड कर सकें कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है या नहीं है। बट ये जो नोटेशन है ये ऑब्ट्यूज एंगल की नोटेशन होती है। देखने से ही, ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसको ऑब्जर्व करने का, इसकी कंफर्मेशन का ये तरीका होता है, अगर आपको डाउट है कि पॉइंट ए पे बनने वाला एंगल ऑब्ट्यूज है या नहीं, तो पॉइंट ए के ऊपर आप साइड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये जो एरो ड्रॉ किया है मैंने, ये एरो है राइट एंगल का, लेकिन ये जो एंगल ये वाला बन रहा है, मैं दोबारा एरो डाल देता हूँ, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एरो 90 के एरो से ज्यादा है। तो अगर गिवन एंगल का एरो 90 के एंगल से ज्यादा हो तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब चूंकि ये ट्राइंगल ए बी सी ऐसी ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर यानी ऑब्ट्यूज आ चुका है, देयरफॉर दिस ट्राइंगल विल बी नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम। इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने से पहले अगर आप बुक के ऊपर गौर करें तो इसकी स्टेटमेंट आपको काफी लेंथी और डिफिकल्ट नजर आएगी। तो इसकी स्टेटमेंट की रीडिंग करने की बजाय मैं आसान अल्फाज में आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा। उसको बताने के बाद मैं स्टेटमेंट को एक बार रीड करूंगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम फिगर देखते हैं, फिगर कैसे आपने बनानी है। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो हमने सपोज किया हुआ है कि ऑब्ट्यूज एंगल मौजूद है पॉइंट ए के ऊपर। ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करने वाली दो साइड्स हैं, यानी उसको बनाने वाली दो साइड्स हैं, ए बी और ए सी। अब आपने इनमें से किसी एक साइड का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। अगर आप चाहें तो ए सी का ड्रॉ कर दें, अगर आप चाहें तो ए बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए बी का अगर किसी ने प्रोजेक्शन लिया तो इसका प्रोजेक्शन इटसेल्फ ए बी के इक्वल आएगा। हम ए सी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं साइड ए सी का। तो उसके लिए जैसा प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने सीखा कि ए सी का एक पॉइंट जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ओवरलैप हो चुका है, देयरफॉर सिर्फ पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर का रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम बी ए को फर्दर आगे प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी डी पॉइंट मिल जाएगा। सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन टू ए डी, देयरफॉर ये एंगल 90 डिग्रीज का हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं जो आपने याद रखनी है।
कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड बी सी को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करवाएंगे, कैपिटल सी के ऑपोजिट साइड ए बी को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करवाएंगे, और कैपिटल बी के ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल बी के साथ रिप्रेजेंट करवाएंगे। इसी तरह ये जो हमने सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसकी हाइट को स्मॉल h के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्शन की लेंथ है यानी a से लेकर पॉइंट d तक, तो a से लेकर ये जो d तक के प्रोजेक्शन की लेंथ है इसको हम स्मॉल x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जरा स्टेटमेंट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आप जरा गौर कीजिएगा, जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि उसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ होगा टुगेदर का। याद रखिएगा टुगेदर का मतलब होता है एडिशन। और सेकंड पॉइंट आप याद रखिएगा, जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा उसके अंदर ट्वाइस का वर्ड लिखा हुआ। आप लोग जानते हैं कि ट्वाइस का मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। सीखने वाला पॉइंट ये है कि ये समथिंग जो है दो ब्रैकेट्स हैं अननोन, इनको फिल कैसे किया जाएगा। याद रखिएगा ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल ए, इसकी दो साइड्स हैं, हॉरिजॉन्टल साइड है ए बी और नॉन हॉरिजॉन्टल साइड है दूसरी ए सी। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपने ऑब्ट्यूज एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड को लेकर आना है, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर आपने नॉन हॉरिजॉन्टल साइड के प्रोजेक्शन को लेकर आना है। तो यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो हॉरिजॉन्टल साइड मेरे पास क्या बन रही है, ए बी, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में ए बी आ जाएगा, और नॉन हॉरिजॉन्टल साइड जो बी है इसका प्रोजेक्शन क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा या ए डी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ एक पॉइंट जरा गौर तलब है, समझिएगा, ध्यान कीजिएगा कि क्या मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हॉरिजॉन्टल साइड आएगी और सेकंड में जो है नॉन हॉरिजॉन्टल का प्रोजेक्शन आएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट यूं करना चाहे कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हॉरिजॉन्टल साइड ना ले, नॉन हॉरिजॉन्टल साइड ले ले, तो फिर सेकंड ब्रैकेट के अंदर ऐसे स्टूडेंट को हॉरिजॉन्टल साइड का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल साइड जो ए बी है उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे स्टार्ट में मैंने बताया, किसी भी हॉरिजॉन्टल साइड का जो प्रोजेक्शन होता है वो इटसेल्फ साइड के इक्वल होता है। सो प्रोजेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल साइड ए बी इज इक्वल टू इटसेल्फ ए बी। अब जरा हम स्टेटमेंट को समझते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ऑब्ट्यूज एंगल ए की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए के स्क्वायर को आपने ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करने वाली दोनों साइड्स यानी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के सम के इक्वल लिखना है। यहां तक आई रिपीट, ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, आपको पता है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो आपने ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड के स्क्वायर को बाकी दोनों साइड्स बी और सी के स्क्वायर्स के सम के इक्वल लिखना है। फिर टुगेदर के वर्ड को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि एडिशन का साइन आएगा, और ट्वाइस की वजह से मैंने आपको बताया टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आता है। तो टू के साथ पूरे इस चैप्टर में हमेशा दो ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ऑब्ट्यूज एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड यानी हम सी को लिखेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में ये जो नॉन हॉरिजॉन्टल साइड ए सी है उसके प्रोजेक्शन यानी एक्स को लिखेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना चाहता, वो डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं, तो उसकी ये फॉर्म बनेगी, ए स्क्वायर ऑब्ट्यूज एंगल की ऑपोजिट साइड का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के टुगेदर। अगर कोई स्टूडेंट नॉन हॉरिजॉन्टल साइड को लेना चाहता है तो फिर हॉरिजॉन्टल साइड का प्रोजेक्शन आएगा विच इज इक्वल टू इटसेल्फ सी। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर तलब है कि अगर आपने ये चेंज किया और अगर आपने ये वाला मेथड फॉलो किया तो इसके अकॉर्डिंगली आगे सब कुछ पूरे थ्योरम को आपको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज चेंज आपने ना किया तो आपके मार्क्स कटेंगे। बट एज अ टीचर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो बुक वाला मेथड है इसको फॉलो करें, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो वेल नोन मेथड होता है वो एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट को आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो चुकी भी होगी, समझ आ गई होगी। अब हम जरा इसकी स्टेटमेंट की रीडिंग कर लेते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यहां से पढ़ने से पता चला, आपको चाहिए कि आप इसको अपनी बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें कि दिस थ्योरम इज वैलिड एंड एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है तो ये थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए, जब हम कहते हैं कि साइड्स कंटेन कर रही हैं किसी ऑब्ट्यूज एंगल को, इस बात का मतलब होता है ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करने वाली साइड यानी ऑब्ट्यूज एंगल को बनाने वाली साइड्स। आप यहां खुद से पूछें कि वो कौन सी दो साइड्स हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल को बना रही हैं, तो यू विल गेट द आंसर एज साइड ए बी एंड साइड ए सी। तो कंटेन करने वाली वो साइड्स होती है जिन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल को अपने अंदर अपने दरमियान क्लोज किया हुआ होता है।
टुगेदर, ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया था टुगेदर का वर्ड आएगा और ट्वाइस का वर्ड आएगा। टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। यहाँ पे रेक्टेंगल का जिक्र है, लेकिन इस रेक्टेंगल के वर्ड का और इसकी एलिमेंट्स का यहाँ पर कोई यूज और जो है एप्लीकेशंस नहीं है, इस वजह से इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है और वो मैं जस्ट आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि ये जो आपके पास टर्म है सी और एक्स, ये जो रेक्टेंगल का ऊपर जिक्र है उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम गिवन को लिखेंगे। गिवन के अंदर हमने सबसे पहले बताना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और इसका जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो पॉइंट ए के ऊपर मौजूद है। सेकंड पॉइंट हमने बताना है कि प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमने सी डी परपेंडिकुलर बनाया बी ए प्रोड्यूस के ऊपर। ठीक है, ये प्रोजेक्शन के टॉपिक में भी और इस लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने सीखा था कि इस परपेंडिकुलर की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BA प्रोड्यूस्ड। अब हमने आगे नोटेशंस बतानी है। देखिए, ये नोटेशंस लिखना बड़ा सिंपल और आसान है, इनको याद रखना और एग्जाम में लिखते वक्त आपका टाइम भी बच जाएगा, डायग्राम के ऊपर आपको देखना नहीं पड़ेगा। देखें, यहाँ पे हमने लिखा BC, इसकी नोटेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो ABC में से यहाँ पे हमें नजर आया इन दोनों के अंदर A मिसिंग था, जो मिसिंग होता है वो स्मॉल साइज में सामने आ जाता है। अब इन दोनों के अंदर B मिसिंग है तो इक्वल टू B हो जाएगा, इन दोनों के अंदर C मिसिंग है तो इक्वल टू C हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो आपने याद रखना है, इक्वल टू x हमने सपोज की और परपेंडिकुलर की हाइट हमने इक्वल टू h सपोज की। फिर है हमारे पास टू प्रूफ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं प्रूफ अगर आपको समझ में नहीं आया। टू प्रूफ कि आपने ऑब्ट्यूज एंगल के सामने ऑपोजिट साइड a के स्क्वायर को इक्वल करना है ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स यानी b और c के स्क्वायर्स के सम के, पहले स्क्वायर बाद में सम, और टुगेदर की वजह से एडिशन का साइन आएगा, ट्वाइस की वजह से टू और दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी। इन सच अ वे दैट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपने हॉरिजॉन्टल साइड को मेंशन करना है और सेकंड ब्रैकेट में आपने नॉन हॉरिजॉन्टल साइड यानी ए सी के प्रोजेक्शन को मेंशन करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा प्रूफ। प्रूफ के हवाले से एक इंपॉर्टेंट नोटेशंस यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स नोटेशन के अंदर मिस्टेक करते हैं। तो ये जो किसी एक टर्म के ऊपर मैं बता देता हूँ, लेफ्ट साइड पे ये जो लिखा हुआ था इसको लिखने के दो तीन तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंपली बी सी का स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी मॉड का होल स्क्वायर। ये तीनों मेथड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, आप जो मर्जी फॉलो करें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखेगा बी सी लाइन सेगमेंट का होल स्क्वायर तो उसके मार्क्स कट जाएंगे ड्यू टू रॉन्ग नोटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम इसकी मेथडोलॉजी में आपको सबसे पहले सिखा देता हूं कि यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है CDA और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास CDB। दोनों के ऊपर हमने पिथागोरस थ्योरम लगाना है। जब इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। जब इस सेकंड ट्राइंगल के ऊपर हम पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। फिर हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करना है, पुट करना है, यूज करना है। उसकी वजह से उसके बाद हमने जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है और ये कैलकुलेशन आपकी इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी एक ट्राइंगल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल CDA। ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से लेके ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें आप लोग जानते हैं कि एंगल D 90 के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, बाकी ये बेस बन जाती है और ये इक्वल टू परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम 90 के ऑपोजिट वाली साइड जो है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, मैंने बता दिया। तो यहाँ आपने मेंशन करना है कि 90 का एंगल कौन से पॉइंट के ऊपर बन रहा है। हमने बता दिया कि पॉइंट सी डी के ऊपर बन रहा है। उसके बाद हमने पिथागोरस थ्योरम लगाया। देखो, हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा बेस ए डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सी डी स्क्वायर, इसको मेंशन कर दिया हमने। अब इनकी नोटेशंस हमने जो गिवन के नीचे सपोज की थी, देखें ए सी जो है यहाँ पे बी मिसिंग था तो यहाँ बी आ जाएगा आपके पास। इसी तरह AD जो प्रोजेक्शन था उसकी लेंथ को x के साथ डिनोट किया था और CD को हमने h के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे किया था। इसके बाद हमने अब सेकंड ट्राइंगल के इसके बाद हमने ये सेकंड ट्राइंगल के ऊपर वर्किंग करनी है। तो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल CDB, दोनों का राइट एंगल कॉमन है, इसका भी पॉइंट D के ऊपर बनेगा, ये हमें गिवन है। इसमें आप देखिए ये जो राइट एंगल है आपके पास पॉइंट D के ऊपर बनने वाला, इसकी ऑपोजिट साइड BC
ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी। अब जो आपके पास बेस है उसकी मेजरमेंट जरा मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं। ये ध्यान में रखिएगा, पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक सी का डिस्टेंस है, और आगे पॉइंट ए से लेके डी तक आप जाएं तो वो एक्स बनता है, तो बी से डी तक टोटल करने के लिए ये सी प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये आपने इसको लेना है इक्वल टू बेस एंड परपेंडिकुलर इज द कॉमन। तो पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज BC का स्क्वायर इक्वल होगा बेस BD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CD स्क्वायर। अब हमने इनकी नोटेशंस मेंशन कर देनी है कि BC इज इक्वल टू B, इसकी जगह पुट करोगे तो B स्क्वायर आ जाएगा। BD मैंने बताया फ्रॉम फिगर इट इज इक्वल टू C प्लस एक्स एंड CD इज इक्वल टू H। यहाँ पे रीजन आप अगर लिख लीजिए तो अच्छी बात है कि BD की मेजरमेंट जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ DA प्लस मेजरमेंट ऑफ AD, और B से लेके A तक का डिस्टेंस C था, A से लेके D तक का आगे का डिस्टेंस X था। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे यहाँ पे अर्ज किया था कि A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, तो ये बन जाएगा C स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2CX। यहाँ पे इसके बाद आपने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। देखें चूंकि इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर इकट्ठे एक साथ लिखे हुए हैं, देयरफॉर इस एक्स स्क्वायर को रीअरेंज करके हम आगे यहाँ पे लाएंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 का ये जो आखिरी पोर्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला, ये अगर आप गौर करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको नजर आएगा दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आई गेस सो के हमने एक मिस्टेक की है। बी सी जो है ना, बी सी वो इक्वल है ए के, यहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये एक मिस्टेक थी, इसको मैंने ठीक कर दिया। तो अब ये जो कॉमन एक्सप्रेशन था इस सारे को हम रिप्लेस कर देते हैं बी स्क्वायर के साथ, तो ये बॉक्स यहाँ से चला जाएगा, इसकी जगह बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला बी स्क्वायर आया और यहाँ पे ए होना चाहिए था, ठीक है। दिस इज अ मिस्टेक। तो यूजिंग 1 इन 2 मैंने आपको बताया हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसको फिर आपने रीअरेंज किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा सच दैट यहाँ पे ए स्क्वायर पहले आ जाए, फिर बी हो, फिर सी हो, और आखिर में 2CX हो जाए। और आखिर में हम नोटेशंस लिख देते हैं, साइड्स के नाम लिख देते हैं। बी सी स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल था, ए सी जो है वो बी के इक्वल था, ए बी सी के इक्वल था। तो यहाँ पे आके हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब रेक्टेंगल के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट को ये जानने का शौक हो कि जो है इस थ्योरम के अंदर रेक्टेंगल का जिक्र क्यों किया गया है जब ये इस्तेमाल नहीं हो रही, तो ये जो है इन हिडन वे यूज हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें कितनी साइड्स की जरूरत होती है, तो वो स्टूडेंट जो आंसर करेंगे 4 साइड्स की जरूरत होती है, उनका आंसर गलत होगा। क्योंकि रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 साइड्स की जरूरत होती है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल साइड पता चल जाए तो हम इसके पैरेलल यहाँ पे दूसरी हॉरिजॉन्टल साइड खुद बना सकते हैं। वर्टिकल साइड पता चल जाए तो इसके पैरेलल हम दूसरी वर्टिकल साइड खुद ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक हॉरिजॉन्टल साइड आप लो इक्वल टू सी, नॉन हॉरिजॉन्टल साइड आप ले लो इक्वल टू एक्स, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। नाउ लेंथ इज इक्वल टू सी एंड विड्थ इज इक्वल टू एक्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। व्हाट विल बी द एरिया, सी इंटू एक्स। तो बेसिकली ये जो सी इंटू एक्स वाली टर्म यहाँ पे आपको इस थ्योरम में दिखाई दे रही है, ये उस रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है जिसकी हॉरिजॉन्टल साइड सी होगी और वर्टिकल साइड एक्स होगी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। लेकिन इसका जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में इस थ्योरम में इसका कोई जो है एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं।